शहर लखनऊ, किरदार मेरे नाना नानी, दूसरे घर वाले और मैं। मेरी उम्र 8 बरस है। बाप बम्बई में है, माँ कब्र में। दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने से मास्टर साहब आते हैं। उन्हें 15 रुपये महीने दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ बताई जाती है। सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इकन्नी दी जाती है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सुबह रामजी लाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूँ और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इकन्नी लुटाता हूँ। ऐश ही ऐश है। स्कूल खुल गए हैं। मेरा दाखिला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉल्विन ताल्लुकेदार कॉलेज में 6ठी क्लास में करा दिया जाता है। पहले यहाँ सिर्फ ताल्लुकेदार के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमज़ातों को भी दाखिला मिल जाता है। अभी बहुत महंगा स्कूल है। मेरी फ़ीस 17 रुपये महीने है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ जाने दीजिए। मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं। वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं। एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है। ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन से 8 आने का चॉकलेट खरीदते हैं। अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती। कल क्लास में राकेश कह रहा था उसके डैडी ने कहा है कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कल मेरे नाना कह रहे थे, अरे कमबख्त, मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाकखाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी। उस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा। Bombay Central, the city of Bombay. Characters, film industry, friends, foes, and I. I get off at Bombay Central Station on 4th October 1964. A verdict about my life is to be delivered in this courtroom. I have to leave my father's house 6 days after arriving in Bombay. I have 27 paise in my pocket. I am happy that if one day I were to have 28 paise in my pocket, I would be in profit, and the world in loss. It's been 2 years since I have been in Bombay, but I have no roof over my head and no assurance of food, although I have written the dialogues for a small film at a salary of rupees 100 a month. Sometimes I get work as an assistant somewhere. I get some small odd job somewhere, sometimes not even that. I have come to a producer's office in Dadar to ask for the money that is owed to me. He had asked me to write some comedy scenes for his film. The scenes will go under the name of the famous writer who is writing the film. The office is closed. I have to go back to Bandra, which is quite far. I have just about enough money to either buy a bus ticket or eat something. But then I will have to go back on foot. I buy some chana and fill my pocket. Then I set off on my journey on foot. As I pass by the gate of Kohinoor Mills, I think, perhaps everything will change, but this gate will remain. One day, I shall go past this very gate in my car. I have found work writing the dialogues of a film. I write some scenes and go to the director's house. He is sitting and eating pineapple for breakfast. He takes the scenes from me and reads them. Then he throws all the papers in my face. He throws me out of the film and says I can never ever become a writer. As I walk in the blistering sunlight, I wipe a tear from the corner of my eye and tell myself that one day I will show this director that then I don't know why, but the thought enters my mind, does this director eat pineapple every day for breakfast? मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों पाकीज़ा की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं अलमारी का खाना खोलता हूँ। इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली
पुरानी तरह के जूते, चप्पल और सैंडल भरे हैं, और उन्हीं में से मीना कुमारी के 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोंछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करता और वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजता हुआ ये हॉल में बैठे हुए लोग किस तरह मेरी तरफ देखकर कितना मुस्कुराएंगे और कैसे हाथ हिलाएंगे। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में भी रह नहीं सकते। Even in my college days in Bhopal, I had no particular place to live. My friend Mushtaq Singh asked me to come and share his room. The story goes like this. Mushtaq Singh has a job and he studies too. He is the head of the college Urdu Association. My Urdu is very good, but his is even better. I know countless sher by heart. He knows even more. I am away from my family. He has no family. See? He is better than me at everything. For the past year, he has been bearing the burden of keeping our friendship fed and dressed. That is, he feeds me and also gets my clothes stitched. He is a devout Sikh, but it is his responsibility to buy cigarettes for me. Now I have begun to drink too sometimes. The two of us are sitting and drinking one night. He is telling me about the partition and the riots of those days. He was very young then, but he remembers how 2 Muslim girls were pushed into a burning tar coal drum in Karol Bagh in Delhi, and how a Muslim boy was. I interrupt him by saying, "What do you want, Mushtaq Singh? For the past 1 hour you've been telling me about all these incidents. Are you trying to turn me into a supporter of the Muslim League?" The clap of cruelty was sounded by both hands. "Now tell me an incident from the other side too." Mushtaq Singh laughs and says, "All right, I will tell you. But shall I tell you what befell the world or what I experienced at first hand?" I reply, "Tell me about what happened to you." And he replies, "I had 11 people in my family. 10 of them were murdered in front of my eyes. I have been living in Mushtaq Singh's room for a year. I still don't understand one thing. Mushtaq Singh, why did those people leave you? Good people like you, no matter which caste or religion they might be born in, are always hung from the gallows. How did you escape?" He is in Glasgow these days. When the two of us were parting, I had taken his kada to wear. I still have it on my wrist. Whenever I think of him, I feel he is in front of me and he is saying, "बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी." अब इसके बाद मैं किताब का एक हिस्सा पढ़ूंगी जो जावेद साहब ने कहीं एक स्पीच दी थी, तकरीर की थी, और उसमें से ये निकला हुआ है। बच्चों पर धर्म नहीं थोपना चाहिए और ना ही नासिकता, इसका उन्वान है। फिर कुछ उसके हिस्से काट के यहाँ से मैं दे रही हूँ। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं, अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए, लेकिन वो भी बदलती हुई होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे डोरी में एक छोटा सा कंकर बांधते हैं और वो कंकर बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं। धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है। इसमें ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है, वो दूर जाना चाहता है। ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है, वो उसे रोकती है। अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, और अगर आप पत्थर निकाल दें तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें चाहिए। हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़ें नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे ढकेलते रहें, उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहें। जो चीज़ें कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, वो डाली से गिरते रहें, और जो नए फूल पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें, वो आहिस्ता आहिस्ता खिलते रहें। इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेड़ को जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए। पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है,
पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता, और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा, जितना वो फैलेगा, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना वो गिर जाएगा। Poetry happens when language dreams. It is said that poetry is the language of dreams. Poetry is not just about meter and rhyme, nor is it only about rhythm and rhyme. If it did, then 71, 72, 73, 74, 75 and 76 would also be poetry. Poetry flows from thoughts. I sometimes feel that poetry is the dream of language. When a language dreams, poetry happens. When a language is awake, there is prose. Language is a very powerful thing. So are words. But in themselves, words are neither good nor bad. We should love words and know their power and strength, because whatever has happened in the world has happened because of words, or else it wouldn't have happened. So, respect words, love words, make friends with words, listen to them carefully, and speak them carefully. Thank you. Thank you very much. अच्छा, अजीब बात है कि शाम पोइट्री के बारे में है, शाम जावेद साहब के बारे में है। ऐसे किस्से हैं जो बेताब हैं दीवारों पे आने के लिए, बाहर आने के लिए, आप तक आने के लिए, और उसके लिए आपको किताब ज़रूर लेनी होगी। अरविंद जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली में भी मुलाकात हुई आपसे, वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था। मैंने किताब पढ़ी तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज points of view, perspectives, his political views, his religious views, his views on society, his work, the lyricist part of it, everything. मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई? अच्छा, देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है। लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी। ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से, है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताया या नहीं बताया, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया। उन्होंने कहा, भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्यून में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं। इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी में, किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें, देखिए, लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा है ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ मैं, अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था। मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी, और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी,
और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे कार्ड दिया कि ये साहब हैं विकास रखेजा जी हैं, इनसे ज़रा आप मिल लीजिएगा, बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ़्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ। तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी। और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी, वो अमेज़न पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब डिक्लेयर हुई। बातें ऐसी होती तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए। वाह। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समय ज़्यादा लगा। फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं या यहाँ होते हैं या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। नहीं कर जी बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, ख़ुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं। और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उस बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था। तो मैं हैरान रह गई आपकी इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं। एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप का पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे। व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट। अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेंस इनेविटेबल हैं। लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा, ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है। सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू अक्रॉस द पिकेट फेंस ऑफ लैंग्वेज। But what do you do when there are multiple voices? There is no one single narrative here. There is not one single voice in the entire book. जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं। वो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ, लखनऊ, वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है। फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है। लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं। तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीक़े से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था। You know, I can't sound like myself, I can't sound like any one person, so I have to sound like all the people who are talking about him at different points in his life. And that was challenging, but fun. It was definitely, it would have been a lot of fun. It will be as fun reading it. So let's call the man in question here. अक्सर ज़िंदगी में बड़ी पेचीदा सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि फ़ैसला कैसे लें। तो आप सोचते हैं अपने पेरेंट्स से पूछें या अपने गुरु से पूछें या किससे पूछें, या मैंने बचपन में क्या पढ़ा है, स्कूलिंग क्या कहती है। बहुत अच्छा तरीका है जावेद साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा साइंटिफिक नज़रिया आपको बताएंगे कि आपके सारे जेंडर बायसेस, रिलीजियस बायसेस, कल्चरल बायसेस, वो सब किनारे हो जाएंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो उन सब से परे होगा। एंड दैट माइट इवन मेक यू बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट पर्सन, मच अवे फ्रॉम द पर्सन यू हैव बीन टिल नाउ। तो चलिए बुलाते हैं जावेद साहब को, आइए सर। मैं बैठने से पहले तो सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है।
ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आते जाते नहीं हैं ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना मंजूर किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथों होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फरमाइए। हेलो 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 हेलो, नहीं आप रखिए वो आपके, हाँ जावेद साहब, हमारे ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो अक्सर हम लिखने वाले के साथ बैठते हैं कि भाई लिख क्या रहे हो, बता तो दो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये मत लिखिए, दर्द बोला तो सुनाई देगा, वो मत लिखिए, वो पता नहीं कैसे किस तक पहुँचे। न जाने कितनी किताबें आपके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, आपने ख़ुद भी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर से अगर इस किताब के मुतालिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल रही है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो वैसे ही ज़रा से एम्बैरेसिंग होता है आदमी अपने बारे में लिखी हुई किताब के बारे में बात करे, लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है, और ये मैं दाद दूंगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले। कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं, सब मसरूफ़ लोग हैं मुंबई में, किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुज़रा, उससे कुछ ना कुछ बात की, और वो बात। अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ, उससे कहिए कि ये ना कहे वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ कहूँ, जो ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक़ हो गया है, लेकिन ये कि मेरे पास, मैं नहीं महसूस करता कि मैं अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे, तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे बग़ैर मुझसे मिले, लेकिन फिर कभी जब आते थे तो कुछ दिखाते थे कि मेरा फ़लाँ से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई, ये बग़ैर तफसील में गए। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। अच्छा, वो आप थोड़ा महफिल गर्म कर देते हैं। आपने कहा था कि फिल्मों पे समाज एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंस है, वो बताइए ना, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है जो दिमाग में अटक सी गई है। वो नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सोसाइटी जो है इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन सिनेमा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो फिल्म इसलिए बनाता है कि फ़िल्म चले। फिल्म मेन स्ट्रीम का जो दूसरे लोग हैं, पैरेलल सिनेमा या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अनकन्वेंशनल सिनेमा, उसकी बात जाने दीजिए, वो तो वो बनाते हैं जो उनका दिल चाहता है। लेकिन जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो दुनिया में बनता है कि भाई ये लोगों को अच्छा लगे, तो उसको ये परवाह होती है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, और लोग मैसेज देते हैं इनडायरेक्टली कि क्या चला और क्या नहीं चला, क्या अप्रिशिएट हुआ क्या नहीं अप्रिशिएट हुआ। आप ये देखिए, यही मुल्क था, यही समाज था, इसमें 2 बीघा ज़मीन नाम की एक फ़िल्म बनी थी, और वो फिल्म सुपरहिट फिल्म थी। 2 बीघा ज़मीन जैसी फ़िल्म बनाने वाले आज नहीं है, शायद कोई बना भी ले, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपरहिट होगी इसमें मुझे शक है। वक्त था। तो किस्सा ये है कि 50s और 60s में जो हमारी मिडिल क्लास थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। वो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड नहीं थी, बल्कि 2 जनरेशन और 3 जनरेशन एजुकेटेड थी। वो एक्सटेंडेड फैमिली थी लैंडेड जेंट्री की, कि जिनके लोग गांव से ताल्लुक़ था लेकिन शहर में रहने लगे थे। वो या तो सिविल सर्वेंट्स थे, या डॉक्टर्स थे, या इंजीनियर्स थे, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। मिडिल क्लास में आप बग़ैर किसी के काम के अर्बन मिडिल क्लास में आप दाखिल ही नहीं हो सकते। तो ये अर्बन मिडिल क्लास सिनेमा को पेट्रनाइज करती थी।
वो पढ़े लिखे लोग थे। होता क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ भी पैकेजेस देती है, हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत से लोगों में खुशहाली आई। वो खुशहाली आई कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर साइकिल बना रही है तो साइकिल की तीलियां वो खुद नहीं बनाती, वो किसी को ठेका दे देती हैं कि तुम हमको 3 टन तीलियां हर साल दोगे। वो उस आदमी का जो टेक्नीशियन था, जो नेसेसरीली एजुकेटेड नहीं था, उसको जब ये ठेका मिला तो वो मिडिल क्लास में आ गया। अब ये आदमी फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है या शायद एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है। ये इतने लोग हो गए, कोई 15 करोड़ आदमी 80s में मिडिल क्लास में हिंदुस्तान में एंटर हुए। उनकी एस्थेटिक्स एजुकेटेड आदमी की एस्थेटिक्स नहीं थी। तो चाहे वो सिनेमा हो या फिल्म के गाने हों या पॉलिटिक्स हो, वो सब चेंज हुए और उनका मेयार कुछ और हो गया, स्टैंडर्ड और एस्थेटिक चेंज हो गया। अब इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। अब आप देखिए धीरे फिर 10 साल 15 साल में बच्चे तो 15-16 साल की 18 साल की उम्र में टेक ओवर कर लेते हैं थिएटर्स को, और इनकी जेब में बच्चों के पैसे भी थे। हमें तो 15 साल की उम्र में मुश्किल होता था थिएटर सिनेमा हाउस जाना, इनको नहीं है, इनके पास पैसा है, इनके माँ बाप के पास पैसा है तो इनके पास भी है। अब ये जो है, तो आपने देखा कि जब हमारा आदित्य चोपड़ा ने फिल्में बनाई, जब हमारे करण जौहर ने फिल्में बनाई, उसके बाद जब फरहान ने फिल्में बनाई, उसके बाद जोया ने फिल्में बनाई, तो स्टैंडर्ड कुछ और होता चला गया। ये बच्चे जो बड़े हुए थे ये पढ़े लिखे थे, तो पहले वो सोफिस्टिकेशन स्किन डीप था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो गहरा होता चला जा रहा है। तो ये हर हाल में जो गाने ख़राब हुए, ज़बान ख़राब हुई, ये समाज से ख़राब हुई, हवा में थोड़ी ख़राब हो गई कि समाज तो नहायत अच्छी लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज बोल रहा था और पता नहीं क्या हो गया, गुलजार साहब को मुझको बुरे गाने लिखने लगे हम लोग, है? ऐसा नहीं है। वो ज़बान जो है समाज से चली गई, वोकैबुलरी ज़बान से चली गई। मुझे तो यंग लोग मिलते हैं, हर दूसरे जुमले पर बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं कहता हूँ नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, टेल मी व्हाट यू मीन, बताओ मुझे। तो ये है, ये सब समाज के असर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे समाज में जो कम से कम जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसको अच्छा बना रहे हैं, फिल्म बेहतर बन रही है। हाँ, ये कुछ दिनों पहले मैंने पूछा था उनसे कि जो इंसान ये लिख सकता है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। आहा हा, क्या खूबसूरत बात है। और उसी शख्स ने लिखा, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो बदलते समाज की यही पहचान है। उसकी मुजरिम सामने बैठी हुई हैं। कौन? मुल्जिमा फराह खान अदालत में हाजिर हो। फरहा, तो ऐसा क्यों लिखवाया? नहीं, क्या किया है क्या बताऊं मैं आपको, बहुत दुख भरी कहानी है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये सब जो है, अगेन मैं एक बात बताऊं, मजाक की बात अलग है, लेकिन वो दिल में मेरे है दर्द को, आप गाने को फिल्म से निकाल के देख रहे हैं,